अगर आप टीवी डिबेट्स देखकर ये सोचते हैं कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भारत पाकिस्तान की तरह दुश्मन है, तो आप बहुत भूले हैं। जो बीजेपी दिन रात ओवैसी को जिन्ना की औलाद या एंटी नेशनल बताती है और जो ओवैसी बीजेपी को फांसीवादी कहते नहीं थकते, महाराष्ट्र के अकोला में उन दोनों ने एक ही प्याले में चाय पी ली। जी हाँ, अकोट नगर परिषद में सत्ता के भूख ने शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पीने को मजबूर कर दिया है। मामला महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोट नगर परिषद का है। यहाँ बीजेपी को अपना अध्यक्ष बनाना था, लेकिन जादुई आंकड़ा कम पड़ रहा था। पार्टी विद डिफरेंस को लगा कि कुर्सी हाथ से निकल जाएगी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हिंदुत्व वाली फाइल बंद की और सीधे जा पहुंचे अपने कथित सबसे बड़े दुश्मन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास। कमाल देखिए, जिस पार्टी को बीजेपी वाले देश के लिए खतरा बताते हैं, अकोट में उसी पार्टी के समर्थन से बीजेपी ने अपनी सत्ता जमा ली। और उधर ओवैसी की पार्टी जो सेक्युलरिज्म की दुहाई देती है, उसने भी खुशी खुशी कमल को थाम लिया। शिवसेना उद्धव गुट ने इस गठबंधन पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि ये दो मुंह वाले सांप है। एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अमरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अमरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। अब उनके पार्टी में अजित पवार है। अजित पवार वीर सावरकर के विचारों को नहीं मानते, खुलेआम बोले, फिर भी उनके सरकार में है। लेकिन सावरकर के बारे में ज्ञान किसको देंगे? तो शिवसेना को देंगे और किसी और को देंगे। लेकिन वीर सावरकर को नहीं मानने वाले अजित पवार आपके साथ सरकार में बैठे हैं, निकाल दो उनको सरकार से। अगर सावरकर के ऊपर इतना ही प्यार आपका है, हाँ, तो उनको सरकार से निकाल दीजिए। अमरनाथ नगर परिषद में बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया। यहाँ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 4 कदम दूर रह गई। शिंदे सेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। बीजेपी, कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी ने मिलकर अम्बरनाथ विकास अघाड़ी बना ली। वैसे मैंने कहा अभी आकोट और अम्बरनाथ दोनों के बारे में कहा मैंने। सर, जेएनयू को कल नारेबाजी हुई है, मोदी जी और अमित शाह की खबर लेके युति हुई आकोट में एमआईएम के साथ बीजेपी की युति हुई। मुझे लगता है ये सवाल जो है बीजेपी के नेताओं को आपको पूछना चाहिए कि किस प्रकार से आकोट में एमआईएम के साथ और अम्बरनाथ में कांग्रेस के साथ इन्होंने युति की। जिस पार्टी के खिलाफ महायुति हमेशा लड़ती आई है, शिवसेना लड़ती आई है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, लेकिन सिर्फ सत्ता के लालच में कुछ उन्होंने, उनके लोकल नेताओं ने इन सभी पार्टियों के साथ अगर युति सिर्फ सत्ता के लालच में, लालसा के लिए की होगी, तो मुझे लगता है ये गलत है और इसके ऊपर वरिष्ठ नेताओं को मुझे लगता है कि एक्शन लेना चाहिए। वही एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने अकोट में हुए गठबंधन को लेकर कहा है कि अगर किसी नेता ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो एक्शन लूंगा। इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए सोलापुर पहुंचे ओवैसी ने बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर तंज भी कसा था कि लोग आ रहे, देवेंद्र फडणवीस में शिंदे ने और अजित पवार ने मिलकर यह तय किया। ये हैदराबाद की कहावत है, तू रो ऐसा कर, मैं तेरे को मारे ऐसा करता हूं। बंबई में बैठकर, मुंबई में बैठकर मलाई खाते तीनों। मैं आधी प्लेट खाता हूं, तू पौन खा ले, तू पौन खा ले। अब यहां आके बोल रहे नहीं नहीं हम अलग है। याद रखो, अजीत पवार इतना कमजोर मोम का बना हुआ है, मोम का। पुणे में पिंपरी चिंचवद के इलेक्शन में कुछ बीजेपी के खिलाफ बोल दिए इन्हों, शाम तक इनको फोन आ गया, वापिस लो। उन्होंने बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था। चुनाचे क्योंकि बोल के वापिस ले लिए, अपने अल्फाज को उगल लिए। अजीत पवार साहब, आप ये समझ रहे कि असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला आपके चिचा के जैसा मुकाबला होगा? नहीं होगा। मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तुम्हारे जैसे 56 अजीत पवार को जेब में डाल के फिरूंगा इंशाअल्लाह।
वफ का कानून बन रहा था तो तुमने मोदी का साथ दिया। बोलो अजीत पवार, मेरी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया गया, मस्जिद, दरगाह, खानकाह को छीनने का कानून बनाया गया, तुमने वो कानून बना दिया। जब ये आते हैं घड़ी का निशान वाले, पूछो उनको मस्जिद का कानून क्यों बनाए छीनने के लिए, जवाब दो। दरगाह और कब्रस्तान और ईदगाह को छीनने का कानून क्यों बनाया गया, जवाब दो। इस मुकाम पर नमाज इशा हुई ईदगाह है, ये कानून ऐसा बनाया गया कि कोई कलेक्टर इसको खुफल डाल सकता है, खुदा ना खास्ता। ये कानून बनने के बाद पहला इलेक्शन है। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम अपने गम और गुस्से का जमहूरी तरीके से इजहार नहीं करोगे, तो फिर हमारा जीना किस लिए है, बताओ। मेरी पहचान, ओवैसी की पहचान मेरी मजहबी पहचान भी है। भारत का संविधान क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 क्या कहता है, बाबा साहब का बना हुआ प्रियम्बल क्या कहता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड एक्सप्रेशन। बताओ फिर ये कैसा कानून बना दिया गया जिसको तीनों मिलकर सपोर्ट किए। ये फैसला आपको करना है मेरे भाई। मैं गुनाहगार हूं, कोई मुसलमान शायद शराब भी पीता होगा जो गुनाह है, मगर खुदा की कसम अगर उससे पूछेंगे तू मस्जिद का सौदा कर सकता क्या, तो बोतल उठाकर जमीन पर फेंक कर बोलेगा मैं गुनाहगार हूं मगर अल्लाह के घर का सौदा नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के लिए ओवैसी देशभक्त हो गए और क्या ओवैसी के लिए बीजेपी सेक्युलर हो गई। दिल्ली और हैदराबाद से जो आग उगली जाती है, क्या वो सिर्फ वोटरों को बेवकूफ बनाने के लिए होती है, क्योंकि अकोट में तो नारा बदल गया है। अब सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि कुर्सी के लिए ओवैसी भी खास हो गया है। इस गठबंधन ने एक बात साफ कर दी है, राजनीति में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुर्सीमान है। जनता को धर्म और राष्ट्रवाद की अफीम चटाकर ये नेता पीछे के दरवाजे से हाथ मिला लेते हैं। अकोट का ये मॉडल पूरे देश के लिए सबक है कि नेताओं के भाषणों पर मत जाइए, उनकी डील पर नजर रखिए। बीजेपी और ओवैसी के बीच हुई इस गठबंधन पर आप क्या कहेंगे? क्या इसे राजनीति का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या फिर जनता के साथ धोखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।